नमस्कार। विज्ञान जगत के संग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सूचना विज्ञान हमारे जीवन का भिन्न अंग और सूचना विज्ञान से जुड़ा है विषय साइबर सुरक्षा का। साइबर अपराध आए दिन हमको किसी न किसी रूप में परेशान करता है और साइबर अपराध को रोकने के लिए जो साइबर सुरक्षा है उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। आप हैं श्री मुकेश चौधरी, जो कि एक जाने माने साइबर विशेषज्ञ हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन स्टूडियो में। साइबर क्राइम क्योंकि वैश्विक रूप से फैल चुका है और हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है और उससे लड़ने के लिए हम सभी ने साइबर सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी को अपनाया है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध, जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम, वो क्या है और हम उससे कैसे जो है साइबर सेफ्टी से निपटते हैं। साइबर अपराध जो बेसिकली है उसके अंदर कंप्यूटर को या तो माध्यम बनाया जाता है या कंप्यूटर को निशाना बनाया जाता है। तो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए जो अपराध किए जाते हैं या जिन पे जो अपराध किए जाते हैं उन्हीं को साइबर अपराध बोलते हैं, जो हमारे इंडियन आईटी एक्ट में मेंशन्ड है जी। और इंडियन आईटी एक्ट के हिसाब से अगर मैं कुछ कॉमन अपराधों के बारे में आपको उदाहरण दूं उसका, तो एक मोबाइल फ़ोन की चोरी करना, एक कंप्यूटर की चोरी करना या लैपटॉप की चोरी करना साइबर अपराध है आईटी एक्ट 66B के अंडर जी। और वो चोरी किया हुआ मोबाइल या कंप्यूटर फ़ोन कोई और ख़रीद रहा है उससे और उसे पता है कि ये चोरी किया हुआ है, वो भी एक साइबर अपराध है। वो 3 साल तक की सज़ा है इसमें। किसी की आइडेंटिटी का मिसयूज़ करना, उसी की फ़ोटो का मिसयूज़ करना, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करना या उसके एटीएम कार्ड या उसको फ़ोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड का मिसयूज़ करना, आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है जी। सेक्शन 66C आईटी एक्ट का है, उसमें भी 3 साल तक की सज़ा है। और किसी के लिए अश्लील टिप्पणी करना या कोई अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील वीडियो या फोटो भेजना, हाँ जी, पोर्नोग्राफी, साइबर पोर्नोग्राफी के 2 सेक्शंस हैं, 67A। और अगर उसमें बच्चों से रिलेटेड साइबर पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अगर कोई वीडियो या कोई फोटो या कोई किसी तरीके का कंटेंट भेजता है तो उसमें 5 साल तक की सजा है। और ये सबसे सीरियस साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। ये नॉन बेलेबल है, मतलब थाने स्तर पर आपकी बेल भी नहीं होती है। ये एक ऐसा अपराध है जिसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, जाने अनजाने में कोई उनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देता है और वो अगर आगे किसी को फॉरवर्ड कर देंगे तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और गवर्नमेंट के पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई इसमें कंप्लेनेंट नहीं होता। एक स्पेशल कैटेगरी है साइबर क्राइम की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसमें अपना आप भारत सरकार को एक रिपोर्ट आती है यूएस से और उसके बेस पे संबंधित राज्य में आती है और वहाँ से जिले में और लोकल थाने पे आ जाती है कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करके कार्रवाई करो। एसओजी को आ जाती है जी हाँ, एसओजी के बाद में जिला और जिले के बाद में लोकल थाने को, और कार्रवाई के निर्देश हो जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमने ये अपराध भी किया है जी। तो ऐसे बहुत अपराध हैं, जाने अनजाने में भी अगर हो जाते हैं तो उनकी समझ और उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने बात की भारत सरकार की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, जिसका कि दूसरा स्रोत जो है 1930 नंबर हम डायल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो आम जन जो है उसको कैसे काम में ले सकता है और उसमें क्या क्या सुविधाएं या सहूलियतें दी गई उस पोर्टल के अंदर जिसका कि आम जन जो है लाभ ले सकता है। तो 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को जानकारी नहीं है कि साइबर अपराध से संबंधित किस तरीके से रिपोर्ट करें, हमें कहाँ जाना चाहिए, किस वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट करना चाहिए, तो एक आसान तरीके से बात करके वहाँ पे कस्टमर केयर, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ही होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करके आपको बताएंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन मिलेगा ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई मिसलीडिंग जानकारी मिल जाए। कई बार क्या होता है कि जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ जानकारी ऐसी बता सकते हैं जो आने वाले टाइम में चेंज भी अगर हो जाएगी तो भी आप इस नंबर से सही जानकारी या अपडेटेड जानकारी पा सकते हैं। तो या तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल करके आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसे करना है समझ सकते हैं। दूसरा, इस नंबर पे कई बार क्या होता है, लाइंस बिजी होती है। लाइंस जब बिजी होती हैं तो बात नहीं हो पाती और काफ़ी सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब कहाँ से रिपोर्ट करें। तो cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जो साइबर अपराध ऑनलाइन रिपोर्ट किए जा सकते हैं इन्हें।
और ऑनलाइन जब आप रिपोर्ट करते हैं साइबर अपराध, तो अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करना होता है, रजिस्टर करना होता है। उसके बाद में कैटेगरीज आती हैं आपको, कि किस कैटेगरी का अपराध रिपोर्ट करना चाहते हैं। हम सोशल मीडिया से संबंधित है, कोई फाइनेंशियल ठगी हो गई है आपके साथ, बैंक खाते से पैसा निकल गया है, उसकी डिटेल भरनी होती है वहाँ पे। और अगर आपके गूगल पे या पेटीएम से जिस भी माध्यम से पैसा गया है उसकी पूरी जानकारी देनी, स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, लॉग डिटेल्स, सारी तो चीज़। मान लीजिए कि अगर आपके पास में गूगल पे या पेटीएम से आपने जाने अनजाने में किसी को पैसा दे दिया, तो वहाँ पे उसके जब ट्रांजेक्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन की आईडी नंबर लिखा होता है, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर बिल्कुल लिखा होता है, कितना अमाउंट गया, किस तारीख को गया। तो जितनी जानकारी आप डिटेल में देते हैं उससे ये होता है कि जितना भी पैसा आपका 5,000, 10,000, 1 लाख जितना भी पैसा गया है, इस वेबसाइट पे रिपोर्ट होने के बाद में ऑफिसर्स क्या होता है कि बैकएंड में ऑफिशियल्स इसे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद में बैंक को रिपोर्ट किया जाता है, और संबंधित बैंक्स उस अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। वो अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। उन अकाउंट से मान लो उसी दरमियान वो पैसा आगे किसी खाते में ट्रांसफर हो गया या उससे आगे किसी खाते में ट्रांसफर हो गया, तो सभी खातों होता है, जो कि अमूमन होता है, हो जाता है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स को पता है कि हमारे खाते में जल्दी से ब्लॉक हो जाएगा तो हम आगे ट्रांसफर कर दें। बिल्कुल। तो अगर ये समय रहते रिपोर्ट कर दिया जाता है तो उन खातों को ब्लॉक कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि उस पैसे को नहीं निकाल पाएं, और आप एक लीगल कार्रवाई के थ्रू कोर्ट का ऑर्डर लेके ये अपना पैसा वापस से आपको मिल सकता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसमें एक अहम सवाल आता है कि आम जन के अंदर साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस और जो जागृति है उसका फैलना, तो आप किस प्रकार से जो है हमारे आमजन, खासकर हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, हमारी गृहिणियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे वृद्ध जन हैं परिवार में, जो किसी ना किसी रूप में इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ई लर्निंग या कुछ नहीं तो व्हाट्सएप है, कुछ नहीं तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इससे जुड़े रहते हैं। तो वो किस प्रकार से इसको इस्तेमाल में लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा के बारे में कैसे सचेत हों, ताकि वो किसी ना किसी गलत कदम को नहीं ले लें और मुश्किल में पड़ जाएं। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग को आप कैसे बताना चाहेंगे कि किस तरह से हमें अलर्ट भी रहना पड़ेगा, हमको अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी पड़ेगी, हमको अपने परिवारजन में जो वृद्ध जन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। तो ये ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी, तो क्योंकि साइबर अपराधों का सिलसिला तो आगे भी बढ़ेगा, अपराधियों के जो मंसूबे हैं वो बड़े बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो किस तरह से हम इनको मतलब ट्रेन करें, किनको जागृत रखें, अवेयर रखें, ताकि वो खट से पकड़ ले, देखो ये गड़बड़ है, इसमें प्रॉब्लम है, ये फ्रॉड है, उनको फ्रॉड में और उनकी जो सहजता है ना उसका वो लाभ नहीं ले सके कोई। ये कैसे करेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल है सर ये आपका। और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, जैसे सोशल मीडिया से शुरू करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, हमारे ईमेल अकाउंट्स, इनको सुरक्षित रखना ज़रूरी है जी। सुरक्षित रखने के लिए एक तो अपना पासवर्ड जो है, जो हमने पिछले 4-5 सालों में एक ट्रेंड देखा है, कोविड के आसपास ये शुरू हुआ था, लॉकडाउन के आसपास, और उसके बाद में भी होता रहा। बहुत सारे यूज़र्स के जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक हुए, उसमें कुछ अधिकारी भी थे, इनफैक्ट कुछ पुलिस अधिकारी भी थे जिनके अकाउंट हैक हुए, और सब में एक कॉमन पैटर्न था, सबका पासवर्ड जो था वो मोबाइल नंबर था। तो जिसका भी अकाउंट हैक होता था हम उनसे पहले ही पूछ लेते थे, आपने मोबाइल नंबर पासवर्ड रखा है क्या? तो बोले हाँ, आपको कैसे पता? तो मैंने कहा सिर्फ उन्हीं के हैक हो रहे हैं जिनका मोबाइल नंबर पासवर्ड है। अब जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो मोबाइल नंबर यूज़र नेम में डालेगा, वही मोबाइल नंबर पासवर्ड में डालेगा, लॉगिन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दूसरा ट्राई करेगा। तो सबसे पहले तो इससे बचें आप, कि अगर आपका पासवर्ड अगर आपको याद भी नहीं है तो आज की तारीख में एक बार हो सकता है कि आपने कभी किसी से बनवाया हो, आप नहीं समझते हो इतना सोशल मीडिया, और उन्होंने आपका मोबाइल नंबर सेट करके रख दिया और तब से वही चलता आ रहा है, तो उसको बदलिए आप। ठीक है, अगर आपको बाई चांस मान लीजिए कि नहीं भी बदलना है, तो आप एटलीस्ट ये कीजिए, उसके सेटिंग्स में जाके सोशल मीडिया अकाउंट्स की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अगर आप अपना मोबाइल नंबर भी पासवर्ड रखते हैं तो भी कोड आपको आएगा, आप वो कोड जब तक मोबाइल से कोड इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई लॉगिन नहीं कर सकता। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर भी होता है, 2 फैक्टर भी होता है जी। तो ये आपके व्हाट्सएप में भी ऑन होना ज़रूरी है, इंस्टाग्राम में भी, आपका लिंक्डइन में भी, जितने भी आप ईमेल भी यूज़ कर रहे हैं, जीमेल, याहू मेल, सब में आपका ऑन होना ज़रूरी है। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाते हैं, कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया और उनके अकाउंट से काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि मुझे इस खाते में पैसा भेजो। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि व्हाट्सएप तो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट व्हाट्सएप पे में 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसको ऑन नहीं करते। उसमें एक 6 अंकों का पिन होता है, वो आपको इंसर्ट करना होता है।
और उसके बाद में एक ईमेल आईडी आपसे पूछता है, वो ऑन करने के बाद में सेटिंग्स में जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं। और अगर आप भूल जाएं कभी बाई चांस, तो उस ईमेल के थ्रू वो अपना पिन रिकवर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा तब प्रॉब्लम होती है जब अगर मान लीजिए गलती से कोई आपने OTP दे दिया और आपका OTP व्हाट्सएप का लेके किसी और व्यक्ति ने व्हाट्सएप आपको एक्टिवेट कर लिया, तो हो सकता है उसके ऊपर अश्लील फोटोज डालना शुरू कर दे और आपको एम्बेरसमेंट हो जाए, समाज के अंदर लोग डिफेम करे, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उतना समय जो आपके लिए होता है, किसी के लिए बहुत मुश्किल समय होता है लोगों को जवाब देना। सही बात। तो ऐसे केसेस काफ़ी हमें रिपोर्ट हुए हैं और उनके लिए वो बहुत मुश्किल से समय निकला, 24 घंटे का या 48 घंटे का। हालांकि उसके बाद में आप ऐसा किसी के साथ में हो जाता है तो व्हाट्सएप सपोर्ट टीम को रिपोर्ट करके आप अपना अकाउंट बंद करवा सकते हैं और सप्ताह भर के बाद में वापस से आपका अकाउंट एक्टिवेट होने की आपको परमिशन मिल जाएगी। जी जी। तो एक तो ये है सेफ्टी। सेकंड पार्ट, सेफ्टी के बाद में आपको मोबाइल फ़ोन की सेफ्टी के लिए ध्यान ये रखना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको एक फ़ाइल शेयर कर देंगे। फाइल का नाम होगा कुछ और लास्ट में होगा .apk। तो जो APK फाइल होती है, ये 2 तरीके की फाइल्स हैं। एक तो अगर आपने व्हाट्सएप में आपको किसी ने सॉफ्टवेयर दिया कि ये एक हमारे कस्टमर केयर का सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल कर लो, आपने वो फाइल इंस्टॉल की, उससे 2 चीज़ें हो सकती है। एक, आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है, रिमोट कंट्रोल। हाँ। और रिमोटली आपका फ़ोन जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा वो आपका फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी एक समस्या इसके अंदर ये आती है सर कि आपके जितने भी OTP या मैसेज आएंगे आपके फ़ोन पे, वो SMS फॉरवर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मॉलवेयर या स्पाईवेयर का इनका दूसरा नाम भी है। जी हाँ। तो इसके अंदर क्या है कि व्यक्ति विशेष को ये लगेगा कि मैंने किसी को कोई OTP नहीं बताया। जी जी। फिर भी सारा पैसा निकल गया। आप फिर कैसा पैसा निकल गया? क्योंकि आपने वो ऐप इंस्टॉल की थी, जितने भी OTP आ रहे थे वो अपना आप एक नंबर पे भेजे जा रही थी ऐप। जी। तो ये बहुत कॉमन फ्रॉड्स हैं, तो इससे आप बचिए। आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपने प्ले स्टोर में सर्च नहीं की हो, जो आपके प्ले स्टोर में नहीं हो, जानकारी नहीं हो, जिसके बारे में आप समझते भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि इंस्टॉल कर लो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो, उसको इंस्टॉल करने से क्या होगा। और सिर्फ किसी व्यक्ति के कहने पे, वो भी फ़ोन पे, आप बिलीव मत कीजिए। घर में किसी जानकार से, आपके किसी और जानकार से पहले पूछिए, उसके बारे में सलाह ले सकते हैं आप। बिल्कुल, ये करना जरूरी है। दूसरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इन पे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दीजिए, आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दीजिए, पैसा आप लगाएंगे, अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, जी जी। आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। हाँ हाँ। पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक की ठगी हो रही है एक एक व्यक्ति के साथ में। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर 50,000 की भी ठगी हुई है और हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर 5 करोड़ की ठगी हुई है। समझदार व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति जो जॉब कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद हैं, उसके बाद में भी 1-1 करोड़ रुपए की ठगी उनके साथ हो रही हो गई है। बिल्कुल, वो लालच के चक्कर में होती है। तो इस तरीके से अगर कोई ऑनलाइन कहीं पे कोई लालच आ रहा है, आप नहीं जानते उसके बारे में ज़्यादा, तो उससे बचिए जब तक उसकी तह तक आप नहीं समझते। अगर स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना है तो पहले स्टॉक मार्केट को समझिए, उसके कोर्सेज आते हैं, वो कोर्स कीजिए, आप समझ जाएंगे कि फ्रॉड क्या है और सही प्रोसेस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको उस तरीके के फ्रॉड से बचिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अभी यही फ्रॉड चल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की, जी हाँ, बहुत सारे लोगों की आजकल एड्स भी आने लग गए हैं सर, टीवी पे आजकल एड्स आने लग गए हैं। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बीच में ऐड आ गया कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए, यहाँ निवेश कीजिए। हालांकि उन एड्स में कोई गलती नहीं है, पर वो एड्स को सोचते हुए क्रिमिनल्स को समझ में आने लग गया कि इस नाम से फ्रॉड करना ठीक रहेगा, क्योंकि आजकल लोग ये सुनने लग गए, समझने लग गए। तो जो ट्रेंड में नया चल रहा होता है उससे संबंधित फ्रॉड होते हैं। हमेशा फ्रॉड ये नहीं रहेगा कि आपका OTP दीजिए। बिल्कुल, अब वो OTP वाला ट्रेंड जाने लग गया, अब नए नए ट्रेंड्स आने लग गए। तो इस तरीके के निवेश से बचना चाहिए। और वो क्या करते हैं कि फर्जी वेबसाइट पे आपका अकाउंट बनवाते हैं, आपको फर्जी ग्रोथ दिखाते हैं कि आपका पैसा जो था 10,000 का 1 लाख हो गया, अब आपका पैसा 1 लाख का 5 लाख हो जाएगा और इसमें निवेश करो। निवेश करने का बहुत अच्छे समय है, क्योंकि ये फर्जी वेबसाइट है, वो ग्रोथ भी फर्जी है। पीछे एक प्रोग्रामर, एक कोडर बैठा है जो आपका 1 लाख का 10 लाख दिखा रहा है आपको, वो फेक नंबर है, वो रियल है भी नहीं, कभी आप उसको निकाल नहीं पाओगे। काफ़ी सारे लोग सर हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर मेरा पैसा रखा है वहाँ पे, आप कैसे भी करके निकाल के दे दो। और वो समझने को तैयार भी नहीं होते, बहस करने लग जाते हैं। उनको बताते हैं हम कि वो पैसा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो फेक है, वो रियल है ही नहीं। तो वो इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो जाते हैं, वो इतना सच मान लेते हैं उसे कि वो कई बार कन्विंस भी नहीं होते। बहुत तो ये बहुत इस तरीके के केसेज हैं जो ट्रेंड में अभी चल रहे हैं, तो इनसे बचना चाहिए। और एक मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा जो यूथ के साथ में हो रहा है सर, यंगस्टर्स के साथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। जो ये साइबर ठग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको साइबर ठगी करने के लिए खातों में पैसा चाहिए होता है।
वो खाता समय रहते पुलिस डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बंद करती रहती है, ब्लॉक करती रहती है, फ्रीज करती रहती है। उन्हें नए से नए खाते चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो लालच देते हैं युवाओं को जो या तो जो बेरोजगार हैं, जो उनके पास में, या जो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप बैंक अकाउंट ओपन करके दो, हर बैंक अकाउंट का आपको 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए देंगे। तो वो कहता है कि ये तो बहुत आसान काम है, जब 1 लाख रुपए एक अकाउंट का मिल रहा है तो मैं तो 5-10 खुलवा के दे दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये बोला जाता है कि आप सिम कार्ड भी अलग लेना और ये बैंक अकाउंट ओपन करना, एटीएम कार्ड और उसका इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड सब हमें दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब आप हमें दे दोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। और जब उन खातों के थ्रू वो पैसा तो ले लेते हैं, बट उन खातों के थ्रू जब ठगी होती है तो पुलिस उन्हीं के दरवाजे आती है कि आपके अकाउंट वो चेन का पार्ट है। यस, बिल्कुल, उन्हीं के अकाउंट से ठगी होती है। तो वो अपने पूरे के पूरे करियर को रिस्क में डाल देते हैं। उनके माता पिता ने जो भी मेहनत की उनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, और सारी रेपुटेशन उनकी स्टेक पे लग जाती है। बहुत आपने अच्छी बात बताई। देखिए, अनावश्यक फ़ोन कॉल्स को अटेंड करना भी खतरनाक है, साइबर अपराधों को बढ़ावा देता है। अननोन लिंक्स को क्लिक करना भी बहुत गलत है, जिसकी से आप कहीं भी जा सकते हैं, मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि आप सजग रहें, OTP नहीं बताएं, पिन नंबर नहीं बताएं, CVV नंबर नहीं बताएं, और हमेशा ये याद रखें कि आपने जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो बिना मिटाए मिटती नहीं है, और साइबर अपराधी उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर आपका पासवर्ड क्रैक करते हैं और आपको लूटने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, हम जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के होते हैं, फिशिंग से लेके, हैकिंग से लेके, अलग अलग, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट की आपने बात की। तो क्या ट्रेंड है साइबर अपराधों का? किस प्रकार के साइबर अपराध राजस्थान में खासकर ज़्यादा प्रचलन में है, और ये अपना रूप और रंग बदलते रहते हैं जैसा कि आपने बताया, तो और हम उन पर कैसे जो है उनकी रोकथाम कर सकते हैं? तो सर, राजस्थान में अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में क्या जो ट्रेंड राजस्थान में चल रहा होगा वो पूरे भारतवर्ष में है जी। मतलब सेम ही टाइप का ट्रेंड चल रहा होता है। हर एक ट्रेंड का एक समय आता है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बीच में कौन सा ट्रेंड चल रहा था। फिर कई बार क्या होता है, कुछ पुराने ट्रेंड होते हैं जो वापस से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं जी। जैसे आपने फैशन में भी देखा होगा, पहले पुराने टाइम में जो फैशन में जो छोटे वाले चश्मे, गोल ग्लास वाले, जो गांधी जी स्टाइल वाले थे, वो वापस आने लग गए। तो जैसे फैशन भी वापस रिपीट हो जाता है, वैसे साइबर क्राइम का भी ट्रेंड होता है, वो रिपीट हो जाता है। तो आमतौर पे जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है जिसमें सामने वाले व्यक्ति का कोई अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके उसके ब्लैकमेल कर लिया जाता है। तो कोई व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चैटिंग करेगा, चैटिंग करने के बाद में आपसे एक अश्लील वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति वो वीडियो दिखाता है वो उसको कहता है कि अब आप अपने जो ड्रेस है उसको रिमूव करो। जब वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आ जाता है व्यक्ति, तो उसकी नग्न अवस्था के अंदर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि सामने वाला जो कॉलर है वो एक ठग है। वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके रखा है उसने अपने फ़ोन पे, और स्क्रीन पे जो भी आपका फेस दिख रहा है या आपकी नग्न अवस्था में आपको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि ये वीडियो इंटरनेट पे अब अपलोड हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, और आप मुझे पैसे दो। तो काफ़ी सारे लोग अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए 10,000 से लेके 10 लाख तक रुपए दे देते हैं, और ये ब्लैकमेलिंग कभी रुकती नहीं है, क्योंकि एक बार आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गए, अब आप ब्लैकमेल होते जाओगे। तो इसके अंदर हमारा एडवाइस सबको यही होता है कि इसका शिकार मत हो। आप इस तरीके का वीडियो अगर कोई वो इंटरनेट पे अपलोड करेगा तो वो इंटरनेट की पॉलिसीज़ और यूट्यूब की पॉलिसीज़ से वैसे ही वो वीडियो हट जाएगा, या फिर वो जो यूट्यूब अकाउंट पे बनाते हैं उन यूट्यूब अकाउंट के लाखों या करोड़ों फॉलोअर्स नहीं है कि वो वायरल हो जाएगा। दूसरी बात, रही बात यहाँ पे ये भी कि वायरल होने के लिए कंडीशन ये भी होती है कि आप सेलिब्रिटी होने चाहिए। आप सेलिब्रिटी तो नहीं है, उसके अंदर ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो वायरल होगा। इस तरीके के जो कंटेंट्स हैं वो वायरल कभी होते नहीं हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई पॉलिटिशियन हो, कोई हीरो हो, हीरोइन हो, उनके जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत फेमस हो, उनके वीडियोज़ हों। तो मैंने आज तक किसी केस के अंदर कोई वीडियो वायरल होता हुआ नहीं देखा, और जिनको भी एडवाइस दिया है उनके साथ कभी ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। तो आप इसे रिपोर्ट करें और आप उस व्यक्ति को ब्लॉक करें। किसी और नए नंबर से भी आता है तो उसको ब्लॉक करें। जब उसे पता चल जाता है कि इससे पैसे नहीं आने वाले, तो वो कुछ नहीं करेगा आपके खिलाफ, वो किसी और दूसरे व्यक्ति को शिकार बनाएगा अपना। तो पहले तो ये ध्यान रखें। दूसरे जो केसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड के, मैंने आपको बताया, जो ठगी के केसेस हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको निवेश करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ आप निवेश कीजिए, आपका 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 10 हो जाएगा। निवेश के ऑफर्स हैं, उससे बचिए आप। इस तरीके से रातों रात पैसा डबल नहीं होता है, ना 4 गुना 10 गुना होता है। तो ऐसे ऑफर्स हमेशा फ्रॉड होते हैं। इसके साथ साथ जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसके अंदर
अगर जैसे कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते हैं, उनके पहले सर जो ट्रेंड हुआ करता था वो रैगिंग का ट्रेंड था। हाँ, कि बच्चे थोड़ा रैगिंग करते थे, पनिशमेंट भी देते थे, फिजिकल रैगिंग भी होती थी। वो बैन है आजकल। बिल्कुल, आजकल रैगिंग तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, बट इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है। उनकी ट्रोल कर देते हैं। ट्रोलिंग होते हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक करके उसके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं। तो हरासमेंट बहुत होता है। तो एक तो ये यूथ में, यंगस्टर्स में सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और हरासमेंट के बहुत सारे केसेस हैं जी। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति की इतनी ट्रोलिंग करी जोधपुर के अंदर कि अल्टीमेटली उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बिल्कुल। तो एक इंसान अपनी जान तक दे सकता है अगर उस लेवल तक उसका हरासमेंट किया जाए तो। और सोशल मीडिया पे हरासमेंट्स और इंटरनेट पे हरासमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर तरीके के मैसेज आपको दिखते हैं। आप जब भी मैसेज ओपन करोगे आपको उसी तरीके का मैसेज दिखेगा। तो इस तरीके से बचें। तो बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, बच्चे किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, पेरेंट्स को ये पता होना ज़रूरी है। वो एडिक्ट तो नहीं है, इस बात का ध्यान वो रखें। कितना यूज़ करते हैं उनके मोबाइल फ़ोन में देखना कि सोशल मीडिया आज 2 घंटे चलाया, 3 घंटे चलाया, कितने घंटे चलाया, तो उसकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। और माँ बाप को भी समझना ज़रूरी है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिन पे माँ बाप को खुद को भी यूज़ टू होना पड़ेगा। अगर आपने इंस्टाग्राम का भी यूज़ नहीं करा तो आपको अकाउंट बना के थोड़ा बहुत यूज़ करना होगा, ताकि आप बच्चे से इंस्टाग्राम के बारे में बात कर पाएं, गाइड भी कर सको। और आप स्नैपचैट एक अकाउंट है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी फेमस रहता है जी। बच्चे काफ़ी पॉपुलरली यूज़ करते हैं। तो अगर आपको स्नैपचैट के बारे में नहीं पता तो एटलीस्ट आपको इतनी समझ होनी ज़रूरी है कि आपको इतना तो पता रहे कि आप बच्चे से उसके बारे में बातचीत कर पाएँ। वरना बच्चा समझता है कि माँ बाप को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। हाँ, तो ये नॉलेज होना, अगर बच्चे के मन में ये आ गया कि आप आईटी के बारे में नहीं समझते हैं, तो आजकल के बच्चे जो है करेगा जी। वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बंद कर गए हैं और कम करने लग गए हैं, और उनको पागल बनाना आसानी से, अरे आप तो नहीं समझते, ये ऐसे हो जाता है। तो माँ बाप सोचते हैं कि क्या पता होता ही होगा। हाँ। एक केस था सर, छोटा सा, मैं आपको बताऊं कि एक केस के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन करते करते घर पहुंचे। एक स्कूल प्रिंसिपल थी, उनका अश्लील किसी ने फेसबुक प्रोफाइल बना दिया जी। हम घर जब पहुंचे तो पता चला कि वो बच्चा एक 10th क्लास का बच्चा था जिसने बनाया। ओहो। उसके पेरेंट्स जो थे उनके लिए इतना शॉकिंग था कि इस बच्चे ने ये काम कर लिया। हम तो सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि जब ये लैपटॉप चलाता है, लैपटॉप ऑन करता है, तो ये काम करता होगा या पढ़ाई करता होगा। तो ये सोचना कि लैपटॉप चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है दैट मीन सिर्फ पढ़ाई हो रही होगी, ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस पे नज़र रखना, इसको समझना, लैपटॉप चेक करना, ब्राउजिंग की हिस्ट्री चेक करना, समय समय पे बच्चे की काउंसलिंग करना, चेक करना, ये भी ज़रूरी है। फ्रेंड लिस्ट भी चेक करना, और किस तरीके के लोगों को फॉलो करता है, किस तरीके के वो वीडियोस। कई बार बच्चे आजकल जो रील्स वगैरह बनाते हैं, तो कैसी चीज़ों पे रील्स बना रहे हैं, किससे इंस्पायर हो रहे हैं वो, तो कितना पॉजिटिविटी है। कई बार क्या होता है कि वो इस तरीके के स्टेटस लगाते हैं जो बहुत डिप्रेसिंग होते हैं। तो हम सोचते हैं कि कुछ कूल होगा, पर कूल नहीं है, हो सकता है बच्चा सच में डिप्रेस्ड हो। तो उसकी मनोस्थिति समझना, ये सभी आजकल जरूरी है। बहुत आपने अच्छी बात बताई। अच्छा, सूचना विज्ञान से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसे हम कहते हैं फोरेंसिक साइंस, और डिजिटल एविडेंस आजकल आईटी एक्ट के बाद उसके अमेंडमेंट 2000 और आगे चेंजेस में भी इनकॉर्पोरेटेड है। 1 जुलाई से जो नए नियम लागू हुए हैं उसमें भी डिजिटल एविडेंस को बहुत तवज्जो दी गई है। तो फोरेंसिक विज्ञान किस प्रकार से साइबर क्राइम की रोकथाम में मदद करता है, और मोटा मोटी आम जन के लिए फोरेंसिक साइंस वो कितना जाने, इसके बारे में आप बताएं। फोरेंसिक साइंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं आईटी वर्ल्ड में या जांच अधिकारियों के, फोरेंसिक साइंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जांच एजेंसियों के लिए। उसकी बहुत इम्पोर्टेंस वो रखते भी हैं। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चाहे वो कॉल डिटेल का एनालिसिस करे या कोई मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का एनालिसिस करे, कि अगर कोई क्रिमिनल है उसने डेटा डिलीट कर दिया तो उसकी रिकवरी के लिए फोरेंसिक टूल्स का यूज़ किया जाता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, उसे कोर्ट में एडमिसिबल करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को उसे भेजा जाता है, ताकि उसका एनालिसिस किया जाए, उसको सर्टिफाई करें और उसे वो कोर्ट में एडमिसिबल हो पाए, वो एक्सेप्ट करे कोर्ट उसको। जी। जैसे हार्ड डिस्क है कोई, ये कोई पेन ड्राइव है, उसकी इमेज कैलकुलेट की जाती है, उसकी इमेज बनाई जाती है, उसकी क्लोन इमेज बन जाती है बेसिकली एक, और उसकी एक हैश वैल्यू होती है जिसको कोर्ट में एडमिसिबल किया जाता है। कल को उसे कोई चैलेंज करता है तो ये उस हार्ड डिस्क की या उस पेन ड्राइव की वापस से इमेज निकाली जा सकती है और उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अगर वो हैश वैल्यू सेम आती है तो इससे साबित होता है कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है जी। तो फॉरेंसिक्स उस एविडेंस को कोर्ट में एडमिसिबल बनाने में फॉरेंसिक्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बिना जो एविडेंस हैं, आजकल जो ई साक्ष्य जो हैं, ई साक्ष्य,
उसके लिए फॉरेंसिक जो फील्ड है, जो फॉरेंसिक साइंस है, उसी का मेजर रोल है जो उसको एडमिसिबल बनाती है और उस व्यक्ति विशेष को न्याय दिलाती है। भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। साइबर क्राइम को रोकने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाए, और ट्रेनिंग हुआ, अवेयरनेस हुआ, पढ़ने की प्रवृत्ति हुई, क्योंकि ये एक बार पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये नियमित रूप से इसमें बदलाव आता जाता है। और आप अगर नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, और जो टेक्निकल टीम है, कहते हैं कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें चाहिए पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, 3 चीज़। जैसे आप एक विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, लोग हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो तीनों मिलकर जो है साइबर सेफ्टी को बढ़ावा देते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि और क्या क्या बातें हैं साइबर सेफ्टी के अंदर जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी सर, सबसे पहले तो जैसे इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया है कि किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, है ना। हाँ, जैसे इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बातों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और आपको लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, ये उसी क्रियान्विति आवश्यक तो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हमारे साथ नहीं होगा और उनके साथ में वो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम अगर हो जाता है और कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो कभी भी किसी केस में ब्लैकमेल नहीं होना है जी। लोकल अपने पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। और या फिर आपके ज़िले में साइबर थाना है तो वहाँ पे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन जो नया लॉ आया है भारत का, उसकी जानकारी रखें, नए लॉ के बारे में थोड़ी जानकारी रखें, और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या वेबसाइट पे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट अवेलेबल हो जाएगा तो उसके जरिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उसके जरिए भी आपकी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। बहुत आपने अच्छी बातें बताई हैं मुकेश जी। और हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से पहल है साइबर क्राइम को रोकने की, बहुत अच्छी है। cybercrime.gov.in है जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। 1930 नंबर मुकेश जी ने बताया, जिसके अंदर आप अपने तमाम प्रूफ्स के साथ, साक्ष्यों के साथ जो है उसको उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि इस पूरे साइबर अपराध को रोकने के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी जागृति बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जब तक आप जानकार नहीं बनेंगे और सतर्क नहीं रहेंगे, साइबर क्राइम को रोकना पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो मुकेश जी, आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। मन तो कर रहा है कि आपसे खूब सारी बातें करें, समय का अभाव है। तो आपका बहुत बहुत आभार, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आप कार्यक्रम से जुड़े रहें, जानकार रहें, सतर्क रहें और साइबर क्राइम को परास्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।